नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 की बात करेंगे। सिलेबस आपका बायोलॉजी है। लाइव क्लास डेली 11:30 AM टू 12 PM रहती है। जीव विज्ञान, ये क्लास नंबर 7 है और ये सेकंड यूनिट आपकी स्टार्ट हो रही है, जो आपका जंतु जगत का वर्गीकरण है और सारा जो है आपके एनसीईआरटी पर आधारित सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे। यूनिट सेकंड के जंतु जगत के वर्गीकरण के चैप्टर की बात करेंगे। इसमें से पहला प्रश्न आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिट्रेटा या एनोलिडा की बात करते हैं। तो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को जो है किस श्रेणी में रखा जाता है, तो प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसकी आकृति जो है निश्चित नहीं होती। पैरामीशियम की, युगलिना की, ट्रिपेनोसोमा की या अमीबा की बात कर रहे हैं। तो किसकी आकृति जो है निश्चित नहीं होती, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, पैरामीशियम, युगलिना और ट्रेपिनोसोमा, इन तीनों की आकृति जो है निश्चित होती, लेकिन अमीबा की जो आकृति है वह आपकी निश्चित नहीं होती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चप्पल की आकृति का जंतु कौन होता है। एक चप्पल की आकृति का जंतु होता है, उस जंतु का नाम बताना है। क्या वह अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्रिपेनोसोमा है या जियार्डिया की बात करें। देखिए, चप्पल की आकृति का जो जंतु कहला जाता है आप सभी लोग जानते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमीबा का प्रजनन अंग कौन सा होता है। सिलिया, फ्लैजिला, कूटपाद या टेंटेकल्स की बात करते हैं। तो अमीबा का प्रजनन अंग जो कहला जाता है वह आपका कौन सा कहला जाता है, और वह कहला जाता है कूटपाद। क्या हो जाता है दोस्तों, कूटपाद इज द राइट आंसर। एनसीईआरटी बेस्ड जो है बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, यूनिट्स वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, हरा जो प्रोटोजोआ होता है उसका किस नाम से जाना जाता है। अमीबा के नाम से, पैरामीशियम के नाम से, लिस्मेनिया के नाम से या यूग्लिना के नाम से जाना जाता है। देखिए, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस आपको क्वेश्चन टू आंसर ही मिलता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन टू आंसर पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक से आप लोग यूनिट्स वाइज जो दिया गया है टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए, बाकी हमारी क्लासेस क्लियर कर लीजिए। 100 में से बता देता हूँ 80 प्लस आपके अंक जो है अवश्य आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं से लगभग पूछा जाता है एनसीईआरटी बुक और ये सारे जो हम यूनिट्स वाइज क्लासेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जो है जाना जाता है, वह कौन जाना जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे, यूग्लिना इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पौधे और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी होती है वह अमीबा के रूप में, युग्लिना के रूप में, प्लाज्मोडियम के रूप में या पैरामीशियम के रूप में जानी जाती है, ये जाना जाता है। तो पौधे और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी होती है वह किस रूप में जानी जाती है, तो वह दोस्तों आपकी युग्लिना के रूप में जानी जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है। आंत में, गला में, अमाशय में, फेफड़ा में। देखिए, जब भी मनुष्य शरीर के एंट अमीबा की बात करें और उसमें हिस्टोलिटिका की बात कर रहे हैं, वह आपके आंत में। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है। अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम या ट्रिपेनोसोमा की बात करते हैं। पेचिस पड़ती है, अक्सर देखे होंगे लिलविला जो पदार्थ होता है वह अक्सर आपको निकलता रहता है। तो पेचिस जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है पेचिस के लिए, वह होता है एंट अमीबा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा कहलाता है।
पैरामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा। तो मलेरिया बुखार जो है पैदा करने वाला जो प्रोटोजोआ कहलाया जाता है, उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। सभी लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? काला अजार जो उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है वह कौन सा होता है? सभी बताइएगा। वह होता है लिस्मेनिया। क्या होता है? काला अजार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ कहलाता है वह लिस्मेनिया कहलाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निद्रा रोग पैदा करता है, ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मेनिया या प्लाज्मोडियम। निद्रा रोग, तो निद्रा रोग जो है कौन पैदा करता है? निद्रा रोग जो दोस्तों आपको पैदा करता है वह ट्रिपैनोसोमा होता है। ट्रिपैनोसोमा क्या है? एक निद्रा रोग को उत्पन्न कर देता है, जिससे अत्यधिक नींद और थकान आपको आती है। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोश की अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। ई कोलाई है, ई हिस्टोलिका है, हिस्टोलिटिका की बात करेंगे, ई जिंजीवेलिस की बात करेंगे या ट्रिपैनोसोमा की बात करेंगे। तो मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशी अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। यह कौन सा कहलाता है? सभी लोग जानते हैं, ई कोलाई इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होता है, भोजन ग्रहण के लिए, केवल प्रजनन के लिए, भोजन ग्रहण करने तथा प्रजनन के लिए, केवल आक्रमण के लिए होता है। तो अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण किस लिए होता है? आप सभी लोग जानते हैं, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण जो होता है भोजन ग्रहण तथा प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा है? लुई पाश्चर, रोनाल्ड रोस, डार्विन या मेंडल की बात करते हैं। तो आपके सिलेबस में 11th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाना है, ये ध्यान दीजिए, अभी से आपको रिमाइंड कर लेना है। तो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? बहुत ही आसान प्रश्न, रोनाल्ड रोस की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जापान के उपहार स्वरूप भेंट किया था। तो जापान में उपहार स्वरूप जो है भेंट किया था, किसने भेंट किया था? यूप्लेक टेला की बात करें। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया है बहुत इंटरेस्टेड है कि वीनस के फूलों को डलिया के नाम से जाना जाता है। जो वीनस के फूल होते हैं उनको डलिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यूप्लेक टेला। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? स्पंजों के शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है या क्या बोला जाता है? उनको दोस्तों आस्टिया बोला जाता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ऑस्टिया, अस्कुलम, रेडुला, ट्रेकिया। देखिए, स्पंजों के शरीर में पाया जाने वाला छोटा छिद्र तो ऑस्टिया हो गया, तो बड़ा छिद्र क्या हो सकता है? तो बड़ा छिद्र तो ऑस्टिया तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑस्टिया क्या है? एक छोटा छिद्र हो जाता है, तो बड़ा नहीं होगा। बड़ा आपका क्या हो जाएगा? अस्कुलम। स्पंज सिरे का स्थित छोटा छिद्र ऑस्टिया होता है और बड़ा छिद्र होता है अस्कुलम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला है, सिलेंट्रेटा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है? तो सिलेंट्रेटा संघ का जो एनी होता है वह आपके किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। वह निडेरिया के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन तो करता है? क्या वह तिलचट्टा है, केचुआ है, हाइड्रा है या कंगारू है? रक्त नहीं होता लेकिन वह श्वसन करता है। वह कौन सा जीव जंतु है? सभी लोग बताइए। वह कहलाता है हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी वह श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा या पोरीफेरा के द्वारा होता है। तो जब भी कोरल रीफ के निर्माण की बात की जाती है एक ही नाम आता है दोस्तों, और वह नाम कौन सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% जो फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा हुआ? सिलेंट्रेटा के द्वारा हुआ था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि हाइड्रा का प्रजनन अंग कौन सा कहलाता है? कूटपाद, सिलिया, टेंटेकल्स या फ्लैजिला की बात करते हैं। तो हाइड्रा का प्रजनन अंग यहाँ से पूछा जा रहा है। तो हाइड्रा का जो प्रजनन अंग होता है वह आपका टेंटेकल्स की बात करेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि प्रवाल क्या होता है? एक वन काष्ठ होता है, एक समुद्री जीव है, एक जड़ी बूटी है, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हैं प्रवाल क्या होता है, सभी लोग बताइए। प्रवाल क्या है? एक आपका समुद्री जीव कहलाया जाता है। प्रवाल क्या होता है दोस्तों? एक समुद्री जीव कहलाया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है, हाइड्रा, फाइसेलिया, एरेलिया या माइट्रीडियम की बात करते हैं। तो जो जेली फिश होता है, जेली फिश के नाम से कौन जाना जाता है? और वह दोस्तों अरेलिया। अरेलिया को जो जेली फिश के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से कौन जाना जाता है? वह माइट्रीडियम के नाम से जो है जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, माइट्रीडियम इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से कौन जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, फाइसेलिया की बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि अमृत का गुण पाया जाता है। तो अमृत का गुण किस में पाया जाता है? सभी लोग बताइए कि अमृत का गुण जो है किस में पाया जाता है? सभी लोग फीडबैक कीजिए। क्या वह आपका स्पंज है, हाइड्रा है, केचुआ है, या तिलचट्टा की बात करते हैं? तो अमरत्व का जो गुण पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा इज द राइट आंसर। चिपके कृमियों को किस संघ के अंतर्गत जो है रखा गया है? जो चिपके कृमि होते हैं उनको किस संघ के जो है अंतर्गत रखा गया है? तो वह संघ कौन सा कहला जाता है आपका? वह कहला जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेज की बात करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है फीताकृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी हो जाता है? फीताकृमि जो है किस संघ का एक महत्वपूर्ण जो है प्राणी हो जाता है? वह हो जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेज की बात करते हैं। अगला प्रश्न इनमें से मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं होता है। देखिए, मानव मात्र के लिए जो उपयोगी होता है वह मधुमक्खी, केचुआ और रेशम कीट है, लेकिन फीताकृमि आपके मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं होता। तो इनमें से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं होता है? फीताकृमि। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न इनमें से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? बकरी, भेड़, गाय या सूअर? यानी इन चारों में से अगर आप अधपका मांस खा लेते हैं तो फीताकृमि क्या होता है? मनुष्य के आंत तक भी पहुंच जाता है। वह जीव कौन सा है? सभी लोग बताइए। और वह जीव है दोस्तों सूअर। जी हाँ दोस्तों, सूअर का मांस अगर अधपका जो कोई खाता है तो फीताकृमि भी मनुष्य के आंत तक पहुंच जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गोलाकृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? गोलाकृमि और सूत्र दोनों को एनलीडा के अंतर्गत, निमेल्थिन्थीज के अंतर्गत, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत या आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गोलकृमि या सूत्रकृमि को जिस संघ के अंतर्गत रखा गया है वह संघ आपका कौन सा कहलाया जाता है? वह संघ आपका निमेल्थिन्थीज की बात करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गोलाकृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो निमेल्थिन्थीज की बात करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर की बात करते हैं। अगला है एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्कैरिस द्वारा जो है मनुष्य में जो रोग उत्पन्न होता है वह एस्कैरिएसिस की बात करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया नामक जो रोग होता है वह किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वह दोस्तों आपके वुचेरिया
वेन क्रॉफ्टी से उत्पन्न होता है। फाइलेरिया नामक जो रोग होता है वो आपके वुचेरिया वेन क्रॉफ्टी से जो है उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है एस्कैरिस जो पाया जाता है मनुष्य की आंत में, सुअर की पेशी में, मनुष्य के देह गुहा में, मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है। तो एस्कैरिस जो है कहाँ पाया जाता है, सभी लोग बताइए, सभी कमेंट कीजिएगा। तो एस्कैरिस जो होता है वह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि फेरिटिमा पोस्टुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम कहला जाता है। तो क्या वह आपका जोंक है, नेरिस है, केचुआ है या फीताकृमि होता है। यहाँ पे वैज्ञानिक नाम जो है पूछा गया है। तो फेरिटिमा पोस्टुमा निम्नज में से किसका वैज्ञानिक नाम कहला जाता है। तो ये दोस्तों आपके केचुए के वैज्ञानिक नाम कहला जाता है। सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केचुए में कौन सा रक्त वर्णक होता है। हिमोसाइनिन, आपका होमोटिन, हीमोग्लोबिन या साइनिन की बात करते हैं। तो केचुए में कौन सा रक्त वर्णक कहला जाता है। तो केचुए में दोस्तों हिमोसाइनिन नामक जो है रक्त वर्णक होता है। पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है केचुआ जो है कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा को O2 की मात्रा में बढ़ाता है, कीटनाशक का कार्य करता है या कवकनाशक का कार्य करता है। देखिए दोस्तों, केचुआ जो है कृषकों का परम मित्र इसलिए कहलाता है, वो वर्ग 3 में पूछा जाता है किसान का मित्र कौन कहलाता है, केचुआ। लेकिन ये लेवल फर्स्ट की बात करेंगे, वर्ग 1 ग्रेड फर्स्ट के लेवल के एग्जाम है। तो केचुआ कृषकों का परम मित्र इसलिए कहला जाता है क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा को O2 की मात्रा को बढ़ा देता है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला है केचुए में कितनी आंखें होती हैं। 1, 2, बहुत या कोई नहीं होता है। सभी लोग बताइए केचुए में कितनी आंखें होती हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई नेत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, ए व बी दोनों, या भूमि को पोला करके या मुलायम करके। तो केचुआ किसानों को जो है किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है। केचुआ इज द राइट आंसर। तो केचुआ जो है क्या करता है, भूमि को क्या करता है, पोल कर देता है। भूमि को पोल करके किसानों को जो है लाभ पहुंचाता है, जिसके जो पेड़ वहाँ पे जो फसल उगेगी उसकी जड़ें जो है नीचे तक जा सकती हैं। आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और इस चैप्टर से यूनिट सेकंड का पहली क्लास थी आपकी, और यूनिट सेकंड का टोटल आपकी बायोलॉजी की 7th नंबर क्लास है। इसके पहले भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। डेली 11:30 to 12 AM to 12 PM हमारी लाइव क्लास होती है, तो डेली ज्वाइन कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।